के बीच एक फोर्स लगेगा जिसको कूलम्ब्स ने बताया। उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि अगर फोर्स इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो Q1 Q2/r² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। डिस्टेंस के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हो जाएगा। अब ऐसा कल्पना करते हैं कि स्पेस में कहीं पर एक आवेश है, स्पेस में कहीं, और उससे कुछ दूरी पर एक आवेश को और ले जाते हैं। तो इस चार्ज पर जो हम बाद में ले करके आ रहे हैं उसके नज़दीक एक फोर्स अनुभव करेगा। कौन? ये। और जब इसको हम हटा लेते हैं तो इस पे फोर्स नहीं लगता, यानी दूर चले जाते हैं तो फोर्स उसका फील नहीं होता। जब नज़दीक लाते हैं तो फोर्स उसमें महसूस होता है। तो आखिर यहाँ पर था क्या जो इस पर अपना इफेक्ट डाला, जो हम चार्ज लाए? तो वही कहा गया कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं है तो चार्ज के कारण है, और वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है। और जब किसी दूसरे चार्ज को उसके नज़दीक ला रहे हैं तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, तब ना Q1 और Q2 हुआ। अकेला अगर एक Q होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें? तो अगर हम इस आवेश को, इसके वैल्यू को हम 1 मान लें, यूनिट आवेश मान लें, तो ये जो फोर्स उस पर लगाएगा वो इक्वल होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अगर हम लिखें तो द फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, which exert force on another charge whenever come near the charge। क्या कहेंगे हम कि कोई भी चार्ज है तो उसके चारों तरफ का जो फील्ड है, यानी मेन फैक्ट यही है, अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, द फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी दूसरे चार्ज को हम लाते हैं यहाँ पर तब अपना इफेक्ट डालता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फील्ड अराउंड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड अराउंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के चारों तरफ का जो फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपना इफेक्ट डालेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E = kQ/r²। यही फॉर्मूला है। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला ये आएगा। इसके अकॉर्डिंग बड़ा कर देते हैं और इसको Q कर देते हैं, तो फील्ड अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला ये होगा। और इसको और एक दूसरे तरीके से क्या लिखे हम, और इसको हम ऐसे देखें कि ये फार्मूला हमारे पास एक आया, और एक फार्मूला जानते हैं कि फोर्स कितना लगाएगा, तो F = K Q/r²। दोनों को अगर हम रिलेट करें तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिख सकते हैं? तो देखिए क्या ऑप्शन है दोनों में, तो कहेंगे E = F/Q,
यहाँ पर ये कॉमन है, ये सब कॉमन है। देखिए अगर हम एफ में क्यू से डिवाइड कर दें तो क्या ये आ जाएगा, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू हमारे पास आ गया है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब हम इसका यूज़ करेंगे और आगे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं जिसमें ये हमें मालूम चलेगा कि अगर फॉर्मूला हमारे पास एफ का वैल्यू दिया गया है या ई का वैल्यू दिया गया है तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकाल करके और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो एक न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी का प्लेट से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल अब हम लोग देखते हैं। एक न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.8, बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल्स है। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स बनाने का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो प्लेट हैं, दो इलेक्ट्रिक प्लेट हैं जिसमें एक में पॉजिटिव चार्ज है दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज को ऊपर रखा गया है, पॉजिटिव को नीचे रखा गया है और एक सिचुएशन है जिसमें 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो दोनों प्लेट के बीच का। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ा गया, फ्री फॉल किया गया इलेक्ट्रॉन को, तो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा ये फाइंड आउट करना है। दूसरा सिचुएशन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऊपर है, यानी इसका रिवर्स केस कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन के जगह रिप्लेस कर दिया गया प्रोटॉन से और प्लेट को रिप्लेस कर दिया गया नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। दोनों सिचुएशन में फाइंड आउट करना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल करने में यानी गिरने में कितना समय लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का इंडिकेट किया हुआ है, तो प्रोटॉन जब गिरेगा तो कितना समय लेगा ये निकालना है। साथ में यहाँ ये भी देखेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निग्लिजिबल है, इसमें जो आएगा एक्सेलरेशन उससे, क्योंकि यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसा कि पहले हमने देखा है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सबसे कमज़ोर जो फोर्स है, सबसे वीक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और उससे मच स्ट्रोंगर फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा। तो हम देखेंगे इसको, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ फ्री फॉल का कंडीशन है, मुक्त रूप से गिरने का कंडीशन है, तो इसमें जरूर से वो फार्मूला लगेगा जो गति के समीकरण में फार्मूला लगता है। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगेगा, जो इक्वेशन यहाँ पर मांगेगा ये न्यूमेरिकल्स, उसके अनुसार हम उसको पुटअप करेंगे। तो निकालना क्या है, दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है ये मालूम है। ये अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास तो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉन को कैसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय ले रहा है। एक फोर्स लगा रहा है प्लेट, तो फोर्स लगाएगा तो F = ma लगेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, उससे हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए कौन कौन सा हो सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ गति का मामला बनता है, तो गति का मामला जहाँ भी बनेगा वहाँ पर आप 3 समीकरण है, S = ut + ½ at² और v² = u² + 2s और v = u + at। एक तो लगने वाला नहीं, t है ही नहीं इसमें 2 चीज़ अननोन है, t नहीं मालूम है, v नहीं मालूम है, तो ये तो लगेगा ही नहीं। ये सिचुएशन देख लीजिए, s हमें मालूम है क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस जिसको हम h मानेंगे, यहाँ पर u2 0 हो जाएगा, हाफ a हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम है तो टाइम निकल जाएगा। तो हम इसका लगाएंगे, यूज करेंगे हम ये चीज़, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा क्या, देखिए निकालना है t, तो हम सबसे पहला काम फॉर्मूला लगाते हैं, S = ut + ½ at², इससे t निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए a की जरूरत पड़ेगा, यहाँ s की जगह पर हम h = लिख लेते हैं वैल्यू, गिवन वैल्यू हमारे पास है h = 1.5 और इसमें 10⁻² मीटर कर दे रहे हैं, सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, हमारे पास 100 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 1.5 10⁻⁻² लिखेंगे। तो एस इज इक्वल टू, जिसको हमने एच कर दिया है, तो एच इज इक्वल टू कितना है, यूटी। यूटी 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यूटी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिएगा टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू, ये इधर आकर के डिवाइड कर देगा, एच बाई ए हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई ए, और 2 हमारे पास अभी भी है, 2 यहाँ आएगा तो 2h हो जाएगा, यानी 2h डिवाइडेड बाई ए। ये फॉर्मूला या टी का। अब यहाँ पर देखिए h मालूम है, t निकालना है, एक्सीलरेशन नहीं मालूम है, तो एक्सीलरेशन नहीं मालूम है तो एक्सीलरेशन इसमें ढूंढेंगे, कहाँ पर एक्सीलरेशन है, कहाँ से एक्सीलरेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जब E मालूम है तो हम F निकाल लेंगे, F निकाल लेंगे कैसे, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू, यानी F इज इक्वल टू होता है E क्यू। एक चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, दूसरे चार्ज के पास जब हम इसको लाएंगे तो फोर्स फील करता है, और अकेला है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारे पास, ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ कर लीजिए, ए इज इक्वल टू, क्योंकि एफ इज इक्वल टू ए में, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लग जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लगा दीजिए, ए एक्सीलरेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो फोर्स कितना है, ई क्यू है, ई दिया हुआ है, और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान और ई का मान दोनों अभी लिख देते हैं, क्यू का मान इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर है, डिवाइडेड बाई ए। अब इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं और तब सोल्व कर लेते हैं जल्दी, या तो एक्सीलरेशन अभी निकाल लीजिए या फिर इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो t बराबर हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई ई और ऊपर आ जाएगा ए, और ये अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सबका वैल्यू रख दीजिए इसमें, t बराबर क्या आएगा, 2 गुना h का मान क्या है 1.5 10⁻⁻² मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रखिए 9.11 होता है, 9 लेकर के बनाएंगे, ज़्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, 9.1 होता है, 9 क्यों लिख दिए, 9 लिखेंगे, 9 से बनाएंगे, रिजल्ट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, पॉइंट के 1-2 अंक के बाद कुछ आ ही रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। फिजिक्स में निग्लिजिबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो यही तो है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको कन्फ्यूजन कर सकता है कि इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काहे नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सीलरेशन क्यों काउंट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ गया, फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बहुत कम है, निग्लिजिबल है इसके सामने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, और इसका एक्सीलरेशन हम आपको निकाल के दिखा देंगे, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, 10 के पावर 12 में आएगा इसका रिजल्ट, तो 9.8 का क्या मतलब रह गया उसके सामने, निग्लिजिबल वैल्यू है, इसलिए हम इग्नोर कर देंगे उसको। ऐड भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 करोड़ में 0.1 ऐड कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, वही रह गया, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुआ। तो t इज इक्वल टू, ये देखिएगा हमने लिखा है 9 × 10⁻31 डिवाइडेड बाई e का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 1.6 10⁻⁻19। अब t इज इक्वल टू निकाल लीजिए, यहां तक दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ, तो अब इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, इसकी जरूरत नहीं है अभी, जरूरत पड़ेगा कर लेंगे। ये हो गया आपका, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है, जो पावर 10 के पावर वाला फैक्टर है ना, सबको एक साथ लिख दीजिए, और बाकी जो नंबर है 2 4 6 8 इसको जोड़ घटाव गुना भागा जो करना है फटाफट कर लीजिए, और 10 के पावर वाले को एक साथ रख दीजिए,
काम हो जाएगा। तो 2 गुना 9 गुना 1.5 गुना 10 के पावर -2 और -31 है तो -31 लिख दीजिए इसके साथ। और डिवाइड वाले फैक्टर में देखिए क्या क्या है। तो अब ये देर क्यों करेंगे, ये 2 हटा देते हैं ना, यहीं पे 2 क्यों रखे, कोई फायदा नहीं उससे। तो 10 के पावर यानी 1.6 और 10 के पावर 4 और 10 के पावर -19, देखिए क्या आता है। ये t इक्वल टू सब अंडर रूट है, सब अंडर रूट है। रूट हटाने के पीछे कोई कारण होगा तब तो हटाएंगे, अभी तो कुछ हमने किया नहीं है। स्क्वायर व स्क्वायर करते तो कुछ हो सकता था। तो t इक्वल टू ये हो गया आपके पास -2 -31 और 1.5, ये पॉइंट हटा दीजिए, ये दोनों आप गायब कर सकते हैं, ये खत्म कर दीजिए। और 15 में 9 से गुना कर दीजिए, 135 आ जाएगा। 135 और 16 हो गया और 10 टू द पावर, अब ये 4 यानी ये हो गया आपके पास 4 है और ये 19 है माइनस में, तो ये हो गया -15। -15 को ऊपर ले जाइए यानी 10 टू द पावर -2 -31 और +15। रिजल्ट क्या आ रहा है, अंडर रूट अभी भी रहेगा 1। तो ये 16 से आप 135 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको करेंगे, देखिएगा, इसको कर लेते हैं यहाँ पे 1 3 5 8 टाइम में 2 8 7 4 यानी 8.4 आया और मल्टीप्लाई ये 31 है टू 33 हो गया माइनस में, और ये 15 है यानी 10 टू द पावर -18। 18 रिजल्ट हमारे पास आएगा। ये अंडर रूट है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। 8.2 का रूट निकालेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2.9 10 टू द पावर -9 सेकेंड। यही रिजल्ट है, यानी कितना समय लग रहा है, तो 2.9 10 टू पावर -9 सेकेंड का समय लग रहा है ये फॉल करने में। यहाँ से यहाँ फॉल करने में समय लग रहा है 2.9 10 टू पावर -9 सेकेंड का। ये तो इलेक्ट्रॉन के गिरने में लगा समय है। अब प्रोटॉन के गिरने में लगा समय निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये देख लेंगे हम लोग। अभी देख लेते हैं फिलहाल कि टाइम कितना लग रहा है इसके गिरने में। प्रोटॉन अगर हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्लेस कर दिया, प्लेट को जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया और ऊपर जो था उसको नीचे कर दिया, इस सिचुएशन में तब क्या हो रहा है, तो सारा ऑपरेशन ऐसे ही होगा। या तो आप एक्सेलरेशन पहले निकाल लो और फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, एक तो ये तरीका, या तो फिर आप फॉर्मूला पुटअप कर दो और लास्ट में सारा वैल्यू लिखते जाओ और जो जो घटाओ गुना भागा आता है जो कर लें। फिजिक्स का काम इतना ही है, यहाँ पर फिजिक्स का काम खत्म हो गया। अब आपका जोड़ घटाव गुना भागा करना है। न्यूमेरिकल्स बनाने में पहले आप देखो क्या क्या गिवन है और फिर क्या फाइंड आउट करना है, फिर उससे रिलेटेड कोई समीकरण देखो, क्या कोई इससे रिलेटेड कोई समीकरण है। समीकरण आपको अगर मिल गया फिर आपने वैल्यू पुटअप कर दिया, उसके बाद मैथ है हल्का फुल्का रहता है, वो कैलकुलेशन करके निकल जाइए, काम हो गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो इस फॉर्मूला को अगर आप डायरेक्ट रख दे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पर T इक्वल टू 2H मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई E अंडर रूट में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए, और इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है उतना प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अब क्या आएगा हमारे पास, 2H हमारे पास सेम है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई H का वैल्यू कितना है, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है H का 1.5 यानी 1.5 और 10 टू द पावर -2। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन हमने लिखा है 1.67 होता है, तो 1.6 से ही हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर, E का वैल्यू यहाँ भी लिखा है क्या, हाँ यहाँ भी लिखा हुआ है, तो 10 के पावर 4 हो गया और 1.6
10⁻⁹ इसका ऑपरेशन भी कर देंगे, वैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा। ये ऐसे कैंसिल कर दिया हमने, तो t इक्वल टू क्या आया 1.5 और 10 के पावर 2 और 27, तो 10 के पावर 29 डिवाइडेड बाई 10 के पावर, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल है, तो 4 और 9 -15। -15 को ऊपर ले जाइए, आपके पास आएगा 1.5 10⁻14। और ये सब रूट में है, रूट के साथ अभी हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए रूट रह जाएगा अभी। अब 1.5 को आप ऑपरेशन इसका करोगे तो आपका ये 1.5 का रूट निकालोगे, आएगा 1.2 और 10⁻14 का 10⁻⁷। यानी ये दो सिचुएशन है। एक बार टाइम आया प्रोटॉन के केस में 1.2 10⁻⁷। अब इसको अगर आप यहाँ 1.67 लेकर के बनाओगे तो जो एनसीईआरटी में रिजल्ट दिया है 1.3 आएगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो 1.2 सेकेंड 10⁻⁷ बहुत छोटा है। लेकिन एक चीज यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस सिचुएशन में 10 के पावर -9 10 के पावर -7, यानी समय किसमें ज्यादा लग रहा है, प्रोटॉन के केस में या इलेक्ट्रॉन के केस में? -9 है, यानी वैल्यू कम है, ये ज्यादा समय लग रहा है। इसके पास मास ज्यादा है फिर भी ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं किया है हमने। अगर अप्लाई कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट में बहुत नॉमिनल डिफरेंस आएगा दोनों में, क्योंकि 9.8 इसके सामने कुछ नहीं है। जब हम एक्सेलरेशन इसका निकालेंगे तो देखिए, इसका एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं, इसका एक्सेलरेशन भी हम निकाल देते हैं यहीं पे। देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई यहाँ पर किसी सिचुएशन में, चाहे इस सिचुएशन में निकाल लीजिए चाहे इस सिचुएशन में निकाल लीजिए, वही आएगा। देख लेते हैं यहाँ पर प्रोटॉन के केस में, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए ई इज इक्वल टू, यानी प्रोटॉन के केस में निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन लिखते रहे, मास ऑफ प्रोटॉन। देखिएगा 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 गुना 10 के पावर माइनस चार्ज, वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइडेड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27। देखिए डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है आपके पास, 2 गुना 10 के पावर -4 -19 और +27। देखिए जरा, 2 गुना 10 के पावर, ये हो गया आपका 19 और 4 23, और ये है 27, यानी -23 और +27, इतना आ रहा है। -27 प्लस हो गया और 10 के पावर 19 हो गया, 10 के पावर -27 मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास तो ये 4 जो है 10 के पावर 4 प्लस में है ना, प्लस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 और 4 31 हो जाएगा, 31 -19, यानी 2 गुना 10 के पावर 12, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब 9.8 अगर हम यहाँ ऐड भी कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता है, 2 गुना 10 पर 2 पर 12 जीरो बैठा रहे हैं, वो मिलियन ट्रिलियन में जा रहा है वैल्यू, वहां पर 9.8 अगर हम जोड़ भी देंगे तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। इसीलिए इस सिचुएशन में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कहीं पर भी काउंट नहीं किए हैं। काउंट अगर आप करेंगे भी, जहां पर भी ऐड किया हुआ है, तो 9.8 अगर 5000 करोड़ में 9.8 आप ऐड भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9.8 का वैल्यू बहुत छोटा है, 2 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम इसका वैल्यू नहीं ऐड किया है हमने, और ये न्यूमेरिकल्स बना दिया। तो इस सिचुएशन से ये पता चला एक तो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर है, कोलंबियन फोर्स मजबूत है, इसीलिए कोलंबियन फोर्स के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन आया उसका वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है।
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अपेक्षा। तो ये न्यूमेरिकल आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम फिर भी कहीं रह जाता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे ये मालूम चलता है कि आप लोग सीरियस हैं, आप लोग को ज़रूरत है क्लास की। तो और हम उत्साहित होंगे और अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और इजी वे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी टॉपिक आपका होगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर फिजिक्स से रिलेटेड है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।